हाय एवरीवन, राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम क्लास 10th हिंदी का वायरल मॉडल पेपर करने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखकर सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। आपका पेपर कब है? आपका पेपर है 22 फरवरी 2024 को। तो ये पूरा का पूरा वायरल पेपर है। 101% ये बोर्ड एग्जाम में आपके आने वाला है। ठीक है, आप कोड याद रखना कितना है, 801 या 6। ये वाला कोड आप याद रखना, यही कोड आपका आने वाला है। मुद्रित पृष्ठों की संख्या कितनी है आपकी? 11। यहाँ पर अपना अनुक्रमांक डाल देना, जो रोल नंबर हो, यहाँ अपना नाम डाल देना अच्छे से। ठीक है, 2024 का हिंदी का वायरल मॉडल पेपर है, यही आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। कब आएगा आपका? 22 फरवरी 2024 को 101% आएगा। फुल सोल्यूशन के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ। पूरा का पूरा सॉल्यूशन मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो आप लोग इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपका पूर्णांक होगा 70 नंबर का पूरा आने वाला है। समय मिलता है आपको 3 घंटे 15 मिनट का। सभी प्रश्न आपके लिए अनिवार्य हैं। अच्छे से आप लोग पूरा का पूरा वीडियो देख लेना, पूरा सोल्यूशन के साथ। यही बार बार आप देखते रहना, इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलने वाला। नोट प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। सभी प्रश्न क्या हैं आपके लिए अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड, खंड आ तथा खंड बा है। खंड आ में 1 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिनके उत्तर आपको ओएमआर उत्तर पत्रक पर देने हैं। खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त ओएमआर उत्तर पत्र पर ही उत्तर दें। ओएमआर उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे काटे नहीं, उसे काटना नहीं तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। जो भी आपका प्रश्न होगा उसके अंक आपको सम्मुख अंकित होंगे। खंड बा में 50 अंक के आपके वर्णनात्मक प्रश्न हैं। खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ करें। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट ना कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम चलते हैं खंड आ, जिसमें आपके 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। उसको अच्छे से करेंगे और आपको उत्तर कहाँ देना है? हमारे उत्तर पत्रक पर देना है। चलिए आ गए हम अपने खंड आ बहुविकल्पीय वास्तुनिष्ठ प्रश्न। कितने अंक के होंगे आपके? 20 अंक के। और कितने नंबर का है एक प्रश्न? 1 नंबर का है आपका। चलिए, क्या निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है? उसे पहचान कर लिखिए। गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी एक खाते लब्ध कवि हैं। संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। ममता कहानी के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? तो क्या आंसर कर रहे हो आप सभी? बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो बच्चों। ठीक है, क्या है आपका? संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो सी है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्या? संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। आप अच्छे से इसको तैयार कर लेना। ठीक है, चलो दूसरा प्रश्न। झूठा सच किस विद्या की रचना है? नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध। बताओ झूठा सच किस विद्या की रचना है? बताओ, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको बताना। तो आप सभी जानते हो जो झूठा सच है वो ना तो नाटक है, ना तो आपका उपन्यास है। ठीक है, सॉरी दोस्तों। ठीक है, ना तो आपकी कहानी है, ना तो आपका निबंध है। तो क्या है आपका? उपन्यास। ठीक है, तो झूठा सच क्या है आपका? एक उपन्यास है, याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, झूठा सच क्या है आपका? एक उपन्यास है, याद रखेंगे। आपका पेपर में एग्जाम में आता है। तीसरा, बर्फ की गुड़िया के रचनाकार हैं। पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी, जयप्रकाश भारती, रामधारी सिंह दिनकर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बताओ बर्फ की गुड़िया के रचनाकार। तो आप सभी जानते हो जो बर्फ की गुड़िया के रचनाकार हैं तो वो हैं आपके जयप्रकाश भारती। बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो आप। क्या है आपका? जयप्रकाश भारती, ऑप्शन नंबर बी। 4, नीड़ का निर्माण फिर किसकी रचना है? नीड़ का निर्माण फिर किसकी रचना? हरिवंश राय बच्चन, पांडे, बेचन शर्मा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनमें से कोई नहीं। तो नीड़ का निर्माण फिर किसकी रचना है? तो आप सभी आंसर सही कर रहे हो। किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की। किसकी है दोस्तों? हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलो पांचवा, क्या बोला? कंकाल के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद निराला, रामचंद्र शुक्ल। बताओ इसके कंकाल के लेखक। ठीक है, तो कंकाल के लेखक तो आप अच्छे से जानते होंगे, है कि नहीं दोस्तों?
कौन है वो आपके? तो वो सब जानते हो, एक ही फेमस लेखक हैं आपके, वो हैं आपके जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। कौन है? जयशंकर प्रसाद। तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने का और वीडियो शेयर करने का आपसे कोई हम पैसा नहीं लेते, बस हमें मोटिवेशन मिलता है कि मैं और अच्छे अच्छे आपके लिए वीडियो बनाकर लाऊं, जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम में 90% से ऊपर अंक ला पाओ। ठीक है, चलो छठा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, ठीक है, राहुल संकेतन या द्विवेदी जी। बताओ कौन सा प्रसिद्ध साहित्यकार है? ठीक है, कौन सा है प्रसिद्ध साहित्यकार? तो वो हैं आपके संकेतन। पूरा नाम इनका क्या है? पूरा नाम है इनका राहुल, क्या नाम है दोस्तों? राहुल संकेतन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सातवां, शिक्षा और संस्कृत के लेखक हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, निराला जी, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल। बताओ कौन है? ठीक है, शिक्षा और संस्कृत के लेखक। इन चार विकल्पों में आप सभी जानते हो कौन सा सही है, तो वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इससे भी काफ़ी रचनाएं आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं, याद रखना। शिक्षा और संस्कृत के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अर्धनारीश्वर के कवि हैं? निराला, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद। बताओ अर्धनारीश्वर के कवि कौन है? तो वो हैं आपके रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। कौन है आपके? रामधारी सिंह दिनकर जी, करेक्ट आंसर है। खुशबू शिलालेख के कवि हैं? दलपति विजय, तुलसीदास, श्रीधर पाठक, भवानी प्रसाद मिश्र। बताओ खुशबू के शिलालेख के कवि कौन है? तो आप सही आंसर कर रहे हो, कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, भवानी प्रसाद मिश्र। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसके बाद पथिक किस कवि की रचना है? पथिक किस कवि की रचना? मैत्री शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, रामेश्वर त्रिपाठी, राम नरेश त्रिपाठी या आपके कौन है आगे? बताओ कौन है? ठीक है, तो पथिक है वो है आपका राम नरेश त्रिपाठी। कौन है? राम नरेश त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 11वां, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है? रति, हास्य, उत्साह, भय। ठीक है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव बताना है आप लोगों को क्या है। ठीक है, श्रृंगार रस क्या हो? ठीक है, तो आप सभी जानते हो क्या है श्रृंगार रस का स्थायी भाव, तो वो आप सभी जानते हो क्या है आपका? रति। ऑप्शन नंबर ए। रूपसी तेरा घन पास में अलंकार है? रूपसी तेरा घन पास में अलंकार है? रूपक, श्लेष, रूपमा, उत्प्रेक्षा। बताओ कौन सा अलंकार है? तो रूपस में क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार। कौन सा? रूपक अलंकार। ऑप्शन नंबर ए। मात्रिक छंद के अंतर्गत आते हैं? दुआ, सोटा, रोला, उक्त सभी। तो आप सभी जानते हो मात्रिक छंद के अंतर्गत दोहा भी आता है, सोटा भी आता है, रोला भी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी युक्त सभी। क्लियर आंसर है। सुमुखी में उपसर्ग है? सुमुखी, सुमु, इनमें से कोई नहीं। तो सुमुखी में बताओ कौन सा उपसर्ग है? देखो कैसे बनाओगे इसको, ऐसे लिखोगे सु प्लस मुखी। तो उपसर्ग क्या होता है? जो सबसे पहले आता है, यही आपका है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दाल रोटी में समास है? द्वंद्व, दुगु, कर्मधारय, बहुब्रीहि। तो दाल रोटी में समास कौन सा है? ठीक है, तो आपका कौन सा है? तो वो है आपका द्वंद्व। कौन सा समास है? द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर ए। जब ये योजक चिन्ह बीच में आ जाए तो हमेशा द्वंद्व समास होगा। पूर्ण का तद्भव है? पूर्ण, पूरा, पूर्ण, पूर्ण। तो पूर्ण का तद्भव आपको बताना है। बताओ क्या है तद्भव? तो इसका है आपका पूरा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 17, मछली का पर्यायवाची है? मछली का पर्यायवाची सभी जानते हैं, दुज, मीन, रचना, मूड। बताओ क्या है आपका मछली का पर्यायवाची? तो मछली का पर्यायवाची होता है मीन, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी। ते की विभक्ति एवं वचन बताइए? प्रथमा द्विवचन, द्वितीय बहुवचन, प्रथमा एकवचन, प्रथमा बहुवचन। बताओ ते की विभक्ति एवं वचन, क्योंकि इससे भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, तो यही आपको पेपर देखने को मिलने वाला है 22 फरवरी 2024 को। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा प्रथमा द्विवचन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
वाक्य के कितने तत्व हैं? 8, 7, 5, 4। तो वाक्य के कितने तत्व हैं? तो वाक्य के आपके 4 तत्व हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वाक्य के आपके कितने हैं? 4 हैं। याद रखोगे कितने हैं दोस्तों? 4 हैं। ठीक है, याद रखेंगे ना आप लोग, क्योंकि पेपर में आता है और आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो 20वां ब्याह का तत्सम होगा। विवाह, शादी, पाणी ग्रहण, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ ब्याह का तत्सम होगा। तो ब्याह का तत्सम क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका विवाह। ठीक है, तो हमने जो है 20 बहुविकल्प पे प्रश्न कर लिए हैं पूरे के पूरे। मैंने नहीं किए, आप लोगों ने ही किए हैं। तो अब हम करने वाले हैं खंड बा वर्णनात्मक प्रश्न। ठीक है, तो क्या है पहला प्रश्न? निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2, 2, 2, 4, 6 नंबर का मिलेगा आपको। क्या है? सही से पढ़ना है इसको। हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। उसके निर्माता ये समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, पर कुछ समय के बाद उनका ये साहित्य भी स्मारक, अतीत का स्मारक हो जाएगा और आज जो तरुण है वहीं वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। उनके स्थान में तरुणों का दूसरा दल आ जाएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेगा। दोनों के ही स्वप्न सुखद होते हैं, क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। तो बताओ क्या क्या आपको इनके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। अतीत का स्मारक हो जाएगा का तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना होता है कि इस पाठ का नाम पता करना होता है। पाठ का नाम क्या है और इसका लेखक कौन है। फिर गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होती है। रेखा देखो खिंची हुई है, इसकी आपको पूरी की पूरी व्याख्या करनी है। ठीक है, तो आपको इसका संदर्भ कैसे लिखना है? संदर्भ लिखोगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित पाठ क्या लेखों से लिया गया है। इसके लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। इसके किससे लिया गया है? क्या लेखों से लिया गया है और इसके लेखक कौन है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। ठीक है ना। चलो अब आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। क्या क्या करोगे? आज हिंदी में प्रगतिशील साहित्य, यानी प्रगतिशील मतलब नई विचारधारा रचने वाले साहित्यकारों का क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। ठीक है, उनके साहित्य भविष्य की संभावना छिपी हुई हैं, जिस पर आगामी पीढ़ियां गर्व कर सकेंगी। आज का साहित्यकार तरुण की तरह भविष्य का गौरव क्या है? निहित है। ठीक है, निहारता है। किंतु जिस प्रकार एक तरुण के समय साथ साथ वृद्धावस्था में पहुंच जाता है, लिखा है वृद्धावस्था में पहुंच जाता है, उसी प्रकार साहित्य भी सदैव आधुनिक नहीं रहता है। इसी प्रकार जो तरुण आज भविष्य के, ये लिखा है, इसी प्रकार जो तरुण आज, ये लिखा है, भविष्य के स्वप्न की कल्पना कर रहा खोए हुए है, वह निश्चित रूप से ही अतीत के स्मृतियों को में खो जाएगा। उनके स्थान पर फिर से नए साहित्यकारों का समूह आकर नए जीवन का सृजन करेगा। अतीत का स्मारक हो जाएगा, इसका स्पष्ट कीजिए। तो क्या हो जाएगा? अतीत की यादों का स्मृति चिन्ह बन जाएगा। ठीक है, किसकी? अतीत की यादों का स्मृति चिन्ह बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, कैसे लिखना है देखो, सभी आंसर में लिख के लाया हूँ। क्या संदर्भ? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित पाठ क्या लेखों से लिया गया है। इसके लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया है। रेखांकित अंश की व्याख्या। आज हिंदी में नई विचारधारा रचने वाले साहित्यकारों का यह मानना है कि उनके इस साहित्य में भविष्य की संभावनाएं छिपी हैं, जिस पर आगामी पीढ़ियां गर्व कर सकेंगी। आज का साहित्य एक तरुण की तरह भविष्य के गौरव को निहारता है। ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत चेंज करना होता है, जैसा है वैसे ही आपको लिख देना होता है। जो आपको अर्थ पता हो वो लिख दीजिए, नहीं पता हो तो ऐसे ही आप उतार देना, आपको पूरे 6 नंबर मिल जाएंगे। किंतु जिस प्रकार तरुण के समय के साथ साथ वृद्धावस्था में पहुंच जाता है, उसी प्रकार साहित्य भी सदैव आधुनिक नहीं रहता है। इसी प्रकार जो तरुण आज भविष्य के गौरव की कल्पना में खोए हुए हैं, वह भी वृद्ध होकर निश्चित रूप से अतीत की स्मृतियों में खो जाएंगे। उनके स्थान पर फिर से नए तरुण साहित्यकारों का समूह आकर नवीन का सृजन करेगा। ठीक है, क्या है? अतीत का स्मारक हो जाएगा, तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। तो क्या है? अतीत की यादों का स्मृति चिन्ह बन जाएगा। ठीक है, चलो अथवा में आप ये वाला कह सकते हैं, ईसा का यही अनोखा वरदान है
जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का घर बना लेती है वह उन चीज़ों का आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद है, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास हैं। वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय पर दंश मारते हैं। दंश के इस दाग को भोगना कोई अच्छी बात नहीं, मगर ईर्ष्यालु मनुष्य करे भी तो क्या, आदत से लाचार होकर उसे ये वेदना भोगनी पड़ती है। ठीक है, उसे ये वेदना भोगनी पड़ती है। क्लियर हो गया? ठीक है, इस तरह से आप लिख लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कर सकते नहीं कर सकते हो, आराम से आप लोग कर सकते हो। ठीक है ना, देखो लिखा है। अब क्या लिखना है? उपयुक्त गद्यांश का आपको क्या लिखना है? संदर्भ लिखना है। ठीक है, अब आपको उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, गद्यांश के रेखांकित की व्याख्या करनी है। और तीसरा प्रश्न आपको क्या पूछा गया है? तीसरा पूछा गया है कि लेखक ने ईर्ष्या को अनोखा वरदान क्यों कहा है। इन सभी प्रश्नों के आपको उत्तर देने। संदर्भ तो आप सभी पता चल गया होगा कि ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से नामक पाठ से लिया गया। इसके लेखक कौन है? आपके रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ऐसे लिख देना और गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या आप लोग कर देना, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको करने में। आप दूसरा देखो, निम्नलिखित में से किसी एक वाक्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उधो मन ना भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को अपराधे ईस, इंद्र शीतल भई केशव में ज्यों देही बिनुशीस, आशा लागे रहित मन श्वासा जीवई कोट बरीस, तुम तो सका श्याम सुंदर के सकल जुग के ईस, सूर्य हमारे नंदन बिनु और नहीं जगदीश। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए और रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इंद्री शीतल भई केशव बिनु ज्यों देही बिनुशीस, इंद्री भई केशव बिनु ज्यों देही बिनुशीस। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार का नाम आपको लिखना है? ठीक है, सबसे पहले आपको पद्यांश का संदर्भ लिखना है। पद्यांश का संदर्भ कैसे लिखो? प्रस्तुत पद्यांश सूर्यदास द्वारा विरचित सूर्य सागर से लिया गया है। ठीक है, इस तरह से लिखोगे। अब रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। क्या रेखांकित अंश? उधो मन ना भयो 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को अपराधे ईस। क्या है इसकी व्याख्या? इसकी व्याख्या है कि हे उद्धव, हमारे पास 10-20 हृदय नहीं हैं कि उनमें से एक को ईश्वर की आराधना में लगा दें। हमारे पास जो एक हृदय था वह कृष्ण के साथ ही मथुरा चला गया है। बस इतनी लिख देना, होगी व्याख्या। और उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार है। ठीक है, क्लियर हुआ? आपको अच्छे से छाप देना जाके एग्जाम में। अथवा में आप ये कर सकते हो, यहीं कहीं पर बिखर गई भय भग्न विजय मालासी, उसके फूल यहाँ संचित हैं, ये है इर्तमर्ती शालासी। ठीक है, 100 बार पर 12 अंश तक लड़ी वीर वालासी, अऊत सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वालासी। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। उपयुक्त पद्यांश का काव्य सौंदर्य आपको लिखना है। तो आप लोग समझ गए होंगे, मैंने आपको एक का आंसर बता दिया, दूसरे का आप अपने आप खुद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। कितने नंबर का है आपका? 5 नंबर का। क्या? वाराणसी सुविख्यात प्राचीना नगरी यम विमल सलिल तराग्रया कूले स्थिता अस्या घट्टानाम बलाकृति पंक्ति धवलम चंद्रिकाया बहुराजिते अगणिता पर्यटका सूरदेरम्भ्यो सुदूररेम्भ्या देशाम्भ्या नित्यम अत्र आयन्ति अस्या घटानाम चा शोभा विलोकीमा बहु प्रसन्ति। तो क्या है इसका प्रस्तुत गद्यांश? हमारा संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत में संकलित पाठ वाराणसी से लिया गया है। हिंदी में अनुवाद क्या है? वाराणसी अत्यधिक विख्यात प्राचीन नगरी है। यह स्वच्छ जल की तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। इसके घाटों की घुमावदार आकृति पंक्ति श्वेत चांदनी में बहुत सुंदर लगती है। दूर दूर के देशों से असंख्य पर्यटक यहाँ नित्य प्रति आते हैं और उसके घाटों की शोभा को देखकर बहुत प्रशंसा करते हैं। ये वाला कर देना, अथवा में आप ये वाला भी कर सकते हो कि मानव जीवनम संस्करणम संस्कृति अस्माकं पूर्वजा मानव जीवनम संस्कृत महांत अकुर्वन् ते अस्माकं संकलनान आचरणान विचारणान चादर्श्यम तत्सर्वम अस्माकं संस्कृति। ठीक है, ये वाला कर देना, ये हमारी संस्कृत से पाठ से लिया गया है। ठीक है, क्लियर? आप नीचे दिए गए पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद 5 अंक का। ठीक है, क्या है?
किसविद गुरुतरा भूमि किसविदुत्रम चाखाति किंसुविद शीघ्रतम बतात किसविद बहुतरम तृणाति माता गुरुतो भूम्यो खाते पितो चरसत्ता मनम शीघ्रतम बतात चिंता बहुतरी तरनाथ। तो क्या है इसका आपको संदर्भ, तो लिखोगे प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत का खंड के जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है। यहाँ यक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्न और युधिष्ठिर द्वारा दिए गए उत्तर संग्रहित हैं। ठीक है, तो क्या है हिंदी अनुवाद। यक्ष पूछ रहा है कि भूमि से भारी क्या है, लिखा है भूमि गुरुतरम किसम, भूमि से भारी क्या है, आकाश से भी ऊंचा क्या है, वायु से भी शीघ्रगामी क्या है, तिनकों से भी अधिक असंख्य क्या है। तो इसमें युधिष्ठिर उत्तर देते हैं माता भूमि से भारी है, पिता आकाश से भी ऊंचा है, मन वायु से भी शीघ्रगामी है, चिंता तिनकों से भी अधिक दुर्बल बनाने वाली है। क्या चिंता, बस ऐसे लिख देना। अपदो दूरगामी चा साचरो नाचा पंडिता आम को स्पष्ट वक्ता चायो जनाति सा पंडिता, इसमें भी कर सकते हो। ठीक है, ये वाला समझ में आ गया। ये वाला कर ये वाला आपके लिए सरल हो सकता है क्योंकि क्या है, ठीक है, ये वाला आप अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, देख लेना और आप कर लेना। मैंने एक का बता दिया क्योंकि मैं नहीं चाहता वीडियो ज़्यादा लंबा बन जाए, पर हाँ आप थोड़ा देख लेना, आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और अच्छा भी आप लोगों को लगेगा। ठीक है, जितना रिवीजन करोगे उतना ही बोर्ड एग्जाम में आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 की तरफ। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। 3 नंबर का है कि मातृभूमि के लिए खंड काव्य के नायक चंद्रशेखर का चरित्र चित्रण, मातृभूमि के खंड काव्य का तृतीय सर्ग बलिदान की कथा वस्तु। ठीक है, के लिए दोस्तों ये लिख देना आप, यानी कि आपके जो ज़िले में आता हो वो लिख देना। मेरे ज़िले में ही आ रहा है तो मैंने यही बता दिया आपको, से मेरे शाहजहानपुर में आ रहा है। ठीक है, क्लियर। छठा, दिए गए लेखों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इन तीनों के आप जीवन परिचय याद कर लेना, आराम से लिख देना, शायद आप लोगों को याद भी हो गए होंगे। मैं ऐसी आशा करता हूँ क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपके नज़दीक हैं, आज से आपके 21-22 दिन बचे हैं। ठीक है ना, क्लियर हो गया। जीवन परिचय सभी ने याद कर लिया होगा, ये मैं आशा कर सकता हूँ। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि किसने किसने जीवन परिचय याद कर लिए हैं। ठीक है, कमेंट में जरूर कमेंट करके बता देना। खा, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, 5 नंबर का गोस्वामी तुलसीदास, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत या बिहारी। ठीक है, चलो 7वां, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंस्ट्रक्ट कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, 2 अंक का। इसके बाद निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। ठीक है, देने आपको वाराणसी कस्या भाषा आया केंद्रम अस्ति। मान लो मुझे ये नहीं याद है, क्या वीर वीरा केन पूजते, तो वीरा वीरण पूजते, केन की जगह क्या लिख दोगे, वीरेण। ठीक है, हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे कर देना, आंसर हो गया। इसके बाद तीसरा, पदेन बिना किम दूरम आती। ठीक है, तो पदेन बिना किम तो लिख देना पत्तरम। ठीक है, 2 आंसर मैंने दे दिए, अब तीसरे अपने आप कर लेना, बाकी जो बचे हुए हैं बस यही आएंगे, इससे बाहर आते ही नहीं है। 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। मेरी प्रिय पुस्तक पर्यावरण प्रदूषण एवं कारण एवं निवारण, जो देश प्रेम, विज्ञान और मानव जीवन। ठीक है, ये आप निबंध तैयार कर लेना। तो आशा करता हूँ आपने सभी लोगों ने निबंध भी तैयार कर लिए होंगे। तो आपने किन किन विषय पर निबंध तैयार किया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, वीडियो को शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।